एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लू फेंग अपने कमरे में काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सारे मामले को लेकर वो क्या करे। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और वो भी आकर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड थी और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे। अब लू फेंग इन्हीं बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर उसकी वाइफ उससे एक रिपोर्ट दिखाती है जो कि डॉक्टर ने उसे दी थी। और उसमें वो साफ देख पा रहा था कि उसके बच्चे के नोज़ भी उसे दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो उस रिपोर्ट को देखता है तभी उसे फिर कुछ बातें याद आने लग जाती हैं। वो बातें गोल्डन हॉर्न बीच के रिलेटेड थी, जिसे देखने के साथ वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आते साथ ही फिर चांद को देखने लग गया था जो कि वहाँ पर अच्छे से चमक रहा था। फिलहाल तो वहाँ पर बिल्कुल शांति बनी हुई थी और फिर वो अपने सूट पहनकर चांद पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचते साथ ही अर्थ को देखने लग गया था और फिर बबाता से यही पूछता है कि बबाता क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि जैसे जैसे बंदा वीक होता है क्या उसकी सोल वीक हो जाती है, क्योंकि अगर गोल्डन हॉर्न बीच पहले से देखा जाए ना तो काफ़ी वीक हो चुका है और ये उसकी सोल की वजह से हो रहा है क्या। तो बबाता कह दिया कि हाँ तुमने सही कहा, उसकी सोल भी वीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम उससे दूर ही रहो क्योंकि वो प्लानेटरी 3 लेवल का बीस्ट है, उसके साथ मुकाबला करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस पर आगे से वो ये कहता है कि वेल वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे, तुमने कहा कि वो अभी छोटा है तो इसका मतलब है कि उसकी सोल भी अभी छोटी ही होगी। हमने उसकी सोल पर लेज़र कैनन की मदद से भी अटैक किया था और फिर हॉन्ग और उसके भाई ने भी तो जाकर उसकी सोल पर अटैक किया था। इतने सारे अटैक्स की वजह से जहाँ तक मुझे लगता है कि उसकी सोल काफ़ी वीक हो चुकी होगी। प्रभाता उसकी ये बात सुनने के साथ थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो उसकी तरफ देखने लग गई थी, जिस पर लूपेंग उसे कहता है कि मैं उसके सोल पर अटैक करने के बारे में सोच रहा हूँ। प्रभाता कहती है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। तो इस पर कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं इसके लिए अपनी पावर का यूज़ करूं तो उस पर अटैक कर सकता हूं। तो बबाता कहती है कि ऐसा मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हें इसके लिए शिंग चिंग स्टार से विजुअल पावर की ज़रूरत पड़ सकती है और जहां तक मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारे दादा किसी काम नहीं आ सकते। लू फेंग उसके पास होने के साथ कहता है कि क्यों ना अगर मैं उन्हें 6 मैंगल्स के साथ कंबाइन करके उस पर अटैक करूं। तो बबाता कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, मैंने 50,000 तक तुम्हारा इंतज़ार किया था, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं मरने दे सकती। लू फेंग उसकी बात सुनने के साथ ही आर्थ की तरफ देखता है और फिर परेशान होते हुए बबाता को ये कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं मरना चाहता, बल्कि मैं अपने पैदा होने वाले बच्चे को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, मैं उन्हें खिलाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे फादर कहे और ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इस जगह पर पैदा हो जहाँ पर सारी ज़िंदगी उसे एक सफ़ेद शिप में गुजारनी पड़ जाए। वो एक ऐसे प्लेनेट की बात कर रहा था जो कि उसके इमेजिनेशन में था। वो ये कह रहा था कि हमें ऐसा प्लेनेट चाहिए जहाँ पर हम खुशी खुशी गुजारा कर सकें, वहाँ पर सूरज की किरणें हो, रात को अच्छा खासा माहौल हो, ग्रीनरी हो। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाएगा, मैं उस प्लेनेट को कभी भी हासिल नहीं कर सकूँगा और ना ही अपनी लाइफ यहाँ पर इंजॉय कर सकूँगा। तो इसलिए मुझे अपने दोनों पावर को कंबाइन करके उस पर अटैक करके उसे मारना ही होगा। जब तक मैं अटैक नहीं करता तो तब तक हमारी इंसानियत की उम्मीद अभी भी ज़िंदा है कि हम फिर बाकी इंसानों को बचा सकते हैं। ये तो बाद में देखा जाएगा कि वो कितना कामयाब रहता है। और उसने जो कुछ भी आगे करना था उसमें वो बबाता को बता देता है कि बबाता उसकी कैसे हेल्प कर सकती है और उसे जो जो सामान चाहिए था वो बबाता के ज़िम्मे लगा देता है। बबाता ये सुनने के साथ फिर उसे यही कहती है कि तुम तो ठीक है ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि कोई और अपनी जान देने के लिए तैयार होगा। तो लू फेंग कहता है कि वेल मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मुझे बस इतना करना है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। बबाता अभी भी उसकी ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो आगे से जिद कर रही थी। लू फेंग उसे कहता है कि तुमने तो खुद कहा था कि ये यूनिवर्स बहुत खतरनाक है, हमें नहीं पता कि बाकी प्लैनेट्स पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चला भी जाऊँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों तक यूनिवर्स में सर्वाइव कर पाऊँगा। हमारे लिए यही प्लान है सबसे ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पर हम इंसान ज़िंदा रह सकते हैं। और ऊपर से चलो ठीक है मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो सारी ज़िंदगी अपने दिल को कैसे समझाऊंगा कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया था, मुझे सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी में गुजारना पड़ेगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझसे जितना हो सका मैं खुद को बचाने की कोशिश करूंगा। बबाता फिर इस डील के लिए तैयार हो जाती है और फिर लू फेंग ये भी बताने लग जाता है कि हॉन्ग और उसका भाई अभी तक जिंदा है, उन्हें बचाया जा सकता है, जब तक उनकी आखिरी सांस चल रही है उन्हें बचाने की उम्मीद है। अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता था तुम भी मुझे बचाने के लिए कोशिश करना। फिर थोड़ी देर के बाद बबाता ये कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी प्लानेटरी फोर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना तो उसके लिए तुम्हें बर्निंग सोल चाहिए होगी और ये उसकी रजामंदी के मुताबिक ही हो सकता है। अगर तुम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो तुम इसमें नाकाम हो सकते हो।
लू फेंग उसकी बात सुनने के साथ ये कहता है कि जितने भी प्लेनेट पर मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं तुम उन तक मैसेज पहुंचा दो। जो कोई यहाँ पर वॉलंटरी आ जाएगा ना तो फिर ठीक है, वो यहाँ पर आकर हमें इस जंग में सपोर्ट कर सकता है और हमारी मदद कर सकता है। वो बात फिर मैसेज सेंड कर देती है। मैसेज सेंड करने के बाद लू फेंग को ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कितने सारे लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। तुम्हें तो पता है ना कि अगर बाकी इंसान मारे भी जाए ना तो मार्शल आर्टिस्ट फिर भी यहाँ पर सर्वाइव करने के काबिल तो हो ही जाएंगे। दूसरी तरफ दिखाया गया था कि अभी तक 20 शहरों पर अटैक कर रहे थे और उनका मार्शल आर्टिस्ट मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इस समय उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पेश आ रही थी क्योंकि वो 20 तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जिस जगह से वो 20 गुजर रहे थे उस जगह को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। वो लोग जो कि 20 के साथ फाइट कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, बाकी इंसानों को बचा रहे थे, उन तक ये मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं जिन्हें वो रीड कर लेते हैं और अब उन पर डिपेंड करता था कि वो लू फेंग की मदद करने के लिए जाएंगे या फिर उधर ही रुकेंगे। लू फेंग और वो बातों को काफ़ी देर होता है कि अभी तक उन्हें कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ था कि कोई उन्हें ज्वाइन करना चाहता कि नहीं करना चाहता, कि तभी वहाँ पर उन्हें कमांडर जिया का मैसेज आ जाता जो कि ज्वाइन करना चाहता था और फिर इसी के साथ ही बाकी लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर में 81 मैसेज आ गए थे जिनमें से 62 लोग उन्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार थे और तभी कुछ वार गार्ड्स भी उन्हें मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं और वो भी कहते हैं कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप चाहें तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इतने सारे लोग वहाँ पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार थे तो लू फेंग बाबाता को ये कहता है कि हमें सिर्फ 5 बंदों की तलाश है, तो जिनकी सोच सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम उन 5 बंदों को यहाँ पर बुला लो। और बस इतना कहते साथ ही वो फिर आर्ट की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी एलिना से ये कह रहा था कि तुम यहाँ पर रुकना, अपनी मॉम की मदद करना क्योंकि मुझे गोल्डन हॉर्न बीच से लड़ने के लिए पैसिफिक ओशन जाना होगा। एलिना के डैड वहाँ से चले गए थे, उनके जाने के बाद ही वो पीछे काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी और काफ़ी देर तक बैठकर रोती रहती है। अब जिन 5 लोगों को चूज़ कर दिया गया तो उनमें जेलिना के डैड भी शामिल थे। फिर हमें एक होटल को दिखाया जाता है, वहाँ पर भी एक बंदा सारा कुछ काम कर रहा था, अपनी वाइफ को बुलाता है क्योंकि वो भी जाने वाला था और इसलिए अपनी वाइफ के साथ आखिरी बार खाना खाना चाहता था। और इसी तरह जो जो लोग भी वहाँ पर जाना चाहते थे वो आखिरी टाइम अपने अपने लोगों के साथ स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये उनके पास आखिरी तरीका है, इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है जिसकी मदद से वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार सकें और फिर इंसानों को बचा सकें। अगर इंसानों को बचाना था तो उन्हें ये सब कुछ करना ही था और इसके लिए वो सब कुछ तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें एक और कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बिलियों को खाना देता है और फिर उन्हें खाना देने के बाद ही अपनी वाइफ को कॉल करके ये बताता है कि मुझे वहाँ पर जाने होगा क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि अगर इंसानों को बचाना है तो ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर करेगा, पीछे तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। इतने में वहाँ पर एक शिप आ जाता है, उसे देखते साथ ही वो फिर शिप की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और शिप में सवार हो जाता है और फिर शिप वो वहाँ से रवाना हो गया था। लू फेंग भी एक शिप में बैठा हुआ था, तभी उसके सामने स्क्रीन शॉट थी जिसमें उन्हें 5 बंदों के बारे में बताया गया था जिन्हें चूज कर लिया गया था। लू फेंग को भी पता नहीं था कि इस फाइट में उसके साथ क्या होगा, तो वो भी फैमिली से मिलने के लिए आखिरी बार चला गया था जहाँ पर उसके डैड उसे हौसला देते हैं। उसके भाई उसको लेकर थोड़ा सा परेशान तो था, लेकिन लू फेंग जाकर उन्हें समझाता है कि तुम मेरे जाने के बाद अपनी मॉम और डैड का ख्याल रखना, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर मेरे साथ क्या होगा। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है, उसे ये कहता है कि मुझे सबके लिए माफ़ कर देना। तो इस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस ठीक से वापस आ जाना, मैं और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा वेट करेंगे। अब जैसे लू फेंग वहाँ से जाने वाला था तभी उसके माइंड में एक ही बात चल रही थी, वो ये कहना चाहता था कि बच्चे तुम टेंशन मत लेना, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूँ, हो सकता है कि मैं इसमें मारा जाऊँ, लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जहाँ पर वो सारे पाँचों के पाँचों लोग एक ही शिप में इकट्ठा हो गए थे और लू फेंग उन जैसे वहाँ पर आते हैं उन्हें अपना प्लान बता, तो ये कहता है कि अगर हम गोल्डन हॉर्न ब्रिज की बात करें ना तो वो 12,000 मीटर नीचे पड़ा हुआ है, तो हमें वहाँ पर जाकर अपने इस काम को शुरू करना होगा और इस प्लान को पूरा करना होगा, वो भी उसके कान तक भनक हुए बगैर। और वो सारे के सारे लोग लू फेंग की बात को अच्छे से समझ पा रहे थे और ये कहते हैं कि जैसा आप कहें वैसे करने के लिए तैयार है। शहर में दिखाया गया था कि अभी भी 20 अटैक कर रहे थे और बाकी सोल्जर्स उनका अच्छे से मुकाबला कर रहे थे। इतने में वहाँ पर बेस में ये बताया जा रहा था कि 6 मार्शल आर्टिस्ट को भेज दिया गया है जो कि वहाँ पर जाकर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और यही हमारे पास आखिरी चांस है। अगर ये भी नाकाम हो गया तो फिर तो 0% चांसेस हैं कि हम इंसान जिंदा रह पाएंगे। अब उनमें से फिर सारे बंदों के नाम बताया गया था जिसमें से एक का नाम था मोहन दास सिंह जो कि अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था। यूरोप का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ईस्टर भी वहाँ पर मौजूद था। त्रिपाठी सिंह को वहाँ पर बुलाया गया था जो कि इंडो मैन से बिलोंग करता था और उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। सोकोलोव को बुलाया गया था जो कि सोवियत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था।
और इसी कंट्री का इंटरनल हीरो जिसका नाम जिया था वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। और इनके साथ साथ लू फेंग भी उनका साथ शामिल था जो कि एक यंग एज सुप्रीम जीनियस था। लू फेंग का नाम सुनते ही लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें ये बताया गया था कि तुम सभी लोग इन लोगों के नाम अच्छे से जान लो क्योंकि नहीं पता कि कल को क्या हो सकता है कि ये लोग मारे जाएं, लेकिन फिर भी इनके नाम जिंदा रहने चाहिए। और फिलहाल तो यही आखिरी चांस था जिससे इंसानों को बचाया जा सकता है। इसके पास उन लोगों के पास और कोई तरीका नहीं था जिससे इंसानों को बचा सके। उधर लू फेंग अपने साथियों समय शिप की मदद से समुद्र के अंदर पहुंच गया था क्योंकि वो जल्द से जल्द गोल्डन हॉर्न बेस के करीब पहुंचकर उसे मारना चाहते थे। वहां पर फिर आगे बढ़कर एक जगह पर रुक जाते हैं जहां पर उन्हें एक छोटा सा टावर नजर आ गया था। उस टावर के पास जाकर वो सभी लोग उस टावर को गौर से देखने लग गए थे। इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।